टीसीएस, ये नाम सुनते ही जहन में आता है भारत का आईटी सेक्टर, भरोसा और एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित कंपनी। लेकिन हाल ही में यही कंपनी एक ऐसे स्कैंडल के सेंटर में है जिसने, सच कहूं तो, पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इसकी नासिक ब्रांच के अंदर से जो बातें सामने आ रही हैं, एक संगठित रैकेट के जो आरोप लगे हैं, वो वाकई सार्वजनिक विश्वास को झकझोरने वाले हैं। इस पूरे मामले के केंद्र में हैं यौन उत्पीड़न और जबरन धर्म परिवर्तन जैसे बेहद बेहद गंभीर आरोप। और ये सिर्फ आरोप नहीं है, ये इतने संगीन हैं कि इन्होंने देश भर में एक सनसनी फैला दी है। साथ ही ये कॉरपोरेट जगत की जवाबदेही पर भी बहुत बड़े और जरूरी सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, पुलिस और शिकायत करने वालों के मुताबिक ये कोई एक या दो लोगों का काम नहीं था। नहीं, ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड रैकेट था। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात क्या है, ये कि ये पूरी स्कीम, ये पूरा जाल कथित तौर पर 4 साल से भी ज्यादा समय से चल रहा था। और कहाँ? टीसीएस जैसी भारत की सबसे जानी मानी कंपनियों में से एक की चारदीवारी के अंदर। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जो हर कोई पूछ रहा है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? भारत की सबसे भरोसेमंद कंपनियों में से एक के भीतर इतने लंबे समय तक एक इतना सिस्टमैटिक ऑपरेशन किसी की नज़र में आए बिना कैसे चलता रहा? आइए इस पूरे मामले की परतों को एक एक करके खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तो चलिए, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये चौंकाने वाला स्कैंडल आखिर सामने आया कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई। इस पूरे मामले का पर्दाफाश एक अकेली युवा महिला कर्मचारी की हिम्मत की वजह से हुआ। उसने पहली शिकायत दर्ज कराई, लेकिन जैसे ही उसकी शिकायत सामने आई, एक तरह से जैसे बांध ही टूट गया। ये साफ हो गया कि ये कोई अकेली घटना नहीं थी। उसके बाद कई और महिलाएं भी अपनी अपनी दर्दनाक कहानियों के साथ आगे आईं, और देखते ही देखते ये मामला एक बड़े पैमाने की जांच में बदल गया। तो अब समझते हैं कि ये जो रैकेट था, ये कथित तौर पर काम कैसे करता था, इसका तौर तरीका क्या था और इसमें कौन कौन लोग शामिल थे। अब तक की जांच में कई नाम सामने आए हैं। इनमें दानिश शेख, तौसीफ अत्तर, आसिफ अंसारी जैसे कई पुरुष आरोपी हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस लिस्ट में अश्विनी नाम की एक महिला आरोपी भी है, और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला नाम एक एचआर मैनेजर निदा खान का भी है। और यही बात इस मामले को और भी ज्यादा पेचीदा बना देती है। जो बात इस मामले को वाकई में खौफनाक बनाती है वो ये है कि ज्यादातर आरोपी कोई आम कर्मचारी नहीं थे, वो टीम लीडर्स थे। यानी उनके पास अपनी टीम की महिला कर्मचारियों पर सीधा अधिकार था, एक पावर थी। और तो और, जिस एचआर मैनेजर निदा खान पर इन कर्मचारियों की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, वो खुद इस मामले में आरोपी है और फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है, फरार है। ये किसी एक इंसान की गलती नहीं, एक पूरे सिस्टम के फेल होने की तरफ इशारा करता है। जांचकर्ताओं के मुताबिक इस रैकेट का काम करने का तरीका बहुत ही कैलकुलेटेड और क्रूर था। सब कुछ प्लानिंग के साथ होता था। ये शुरू होता था भर्ती के समय ही, जहां युवा महिलाओं को टारगेट किया जाता था। फिर पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए दोस्ती बढ़ाकर उनका विश्वास जीता जाता, और एक बार जब भरोसा बन जाता तो फिर शुरू होता था शादी के झूठे वादों, नौकरी से निकालने की धमकी और धर्म बदलने के लिए दबाव का एक भयानक चक्र, जो आखिर में कथित यौन शोषण पर जाकर खत्म होता था। अब इस केस की जांच में एक ऐसा नाटकीय मोड़ आया जो सच कहूं तो किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है। हुआ ये कि नासिक पुलिस को सीधे सबूत जुटाने में मुश्किल हो रही थी, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो भारतीय कॉर्पोरेट जांच के इतिहास में शायद ही पहले कभी सुना गया हो। उन्होंने अपनी कुछ महिला पुलिस अधिकारियों को नकली कर्मचारी बनाकर सीधे टीसीएस ऑफिस के अंदर भेज दिया। ये एक बहुत ही साहसी और अनूठा कदम था, जिसने जांच का रुख ही बदल कर रख दिया। इस अंडरकवर ऑपरेशन का असर फौरन और बहुत गहरा हुआ। इससे पुलिस को वो सीधे सबूत मिले जिनकी उन्हें तलाश थी। आरोपियों के आपत्तिजनक व्यवहार को रिकॉर्ड करने का मौका मिला, और ये निर्णायक रूप से साबित हो गया कि ये कोई छिटपुट घटना नहीं, बल्कि एक संगठित रैकेट था। और इन्हीं ठोस सबूतों के आधार पर फिर गिरफ्तारियों का सिलसिला तेजी से आगे बढ़ा। तो चलिए, अब देखते हैं कि इस बड़े खुलासे और पुलिस की इस अनोखी कार्रवाई के बाद अब तक क्या क्या हुआ है, जमीनी हकीकत क्या है। अब तक 8 अलग अलग बहादुर महिला शिकायतकर्ताओं की तरफ से कुल मिलाकर 9 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं। ये नंबर अपने आप में इस मामले की गंभीरता और इसके असर के बारे में बहुत कुछ बताता है। इन एफआईआर्स के आधार पर पुलिस भी तेजी से एक्शन में आई है, और अब तक 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एचआर मैनेजर समेत जो बाकी लोग हैं उनकी तलाश अभी भी जारी है।
इस मामले पर कई लेवल पर कार्रवाई चल रही है। टीसीएस ने एक तरफ तो सभी आरोपियों को सस्पेंड कर दिया है और अपने सीओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के नेतृत्व में एक इंटरनल जांच शुरू की है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी है और महाराष्ट्र सरकार भी इस मामले पर करीब से नजर बनाए हुए है। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीसीएस के सीईओ ने भी एक सार्वजनिक बयान दिया है, जिसमें उन्होंने इस घटना को गहरी चिंता का विषय बताया है। उन्होंने कंपनी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को फिर से दोहराया है। लेकिन अब असली सवाल यह है कि इस पॉलिसी को जमीनी स्तर पर कैसे और कितना सख्ती से लागू किया जाएगा। तो अब यह सवाल उठता है कि नासिक के एक ऑफिस में हुए अपराध की यह खबर पूरे देश में इतनी तेजी से आग की तरह क्यों फैल गई? ऐसा क्या था इसमें जो ये इतना बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बन गया? इसके पीछे असल में कई बड़ी वजह हैं जो एक साथ मिल गईं। सबसे पहली और बड़ी वजह है टीसीएस का नाम, एक ऐसा ब्रांड जिस पर लोग भरोसा करते हैं। दूसरा, एक एचआर अधिकारी का ही इस रैकेट में कथित तौर पर शामिल होना, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर ही सवाल उठाता है। तीसरा, धर्म परिवर्तन का एंगल, जो इसे राजनीतिक रूप से भी बेहद संवेदनशील बना देता है। इसके अलावा ये बीपीओ सेक्टर में काम करने वाली लाखों युवा महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक गहरी चिंता पैदा करता है। और आखिर में किसी बड़ी कंपनी के ऑफिस के अंदर पुलिस का वो अंडरकवर ऑपरेशन, ये अपने आप में एक अभूतपूर्व और सनसनीखेज खबर है। तो आखिर में जो सबसे अहम सवाल बचता है वो ये है, क्या ये सिर्फ नासिक के एक ऑफिस में हुई एक अकेली भयानक घटना है, या फिर ये भारत के कॉर्पोरेट जगत, खासकर बीपीओ सेक्टर में चल रहे किसी बड़े और ज्यादा गहरे पैटर्न का एक लक्षण है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर जांचकर्ताओं को, समाज को और हम सबको सोचने की जरूरत है।